नमस्कार बच्चों, मैं राधिका मिस। जैसे हम लोगों ने पीछे व्यवहारिक हिंदी हमारी चालू है, पल्लवन हो गया, बीना शर्मा जी का फीचर लेखन हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे मैं उद्घोषक। उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में आपने मुझे पूछा है कि पेपर पैटर्न क्या होगा और स्किप पोर्शन क्या है और ग्रामर, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मैं आपको लिख के दूँगी। और स्किप पोर्शन मैंने पहले ही बताया है, फिर भी जिनको पता नहीं है उनके लिए स्किप पोर्शन के लिए मैं बता रही हूँ। बच्चों देखो, यहाँ पे निराला भाई नहीं है, सच हम नहीं सच तुम नहीं ये भी नहीं है, कोख जाया नहीं है, लोकगीत नहीं है, और व्यवहारिक हिंदी में शोध पत्रक लेख प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, ये 25% एज अ गवर्नमेंट रूल ये पोर्शन हमको 25% लेस हुआ है बच्चों। आई रिपीट, सेकेंड, थर्ड, 11, 12 और 18, 2, 3, 11, 12 और 18 ये जो है चैप्टर्स और गद्य पद्य है, 4 गद्य पद्य में है और एक व्यवहारिक हिंदी में है। तो आज मैं उद्घोषक और ब्लॉग लेखन ये आज और नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा ब्लॉग लेखन। इसके बाद हम लोग ग्रामर का हम लोग वीडियो रखेंगे, फिर हमारा हिंदी जो है वो कंप्लीट सिलेबस एंड पोर्शन सिखा के डन हो जाएगा बच्चों। तो किसके लिए कितना मार्क है, और आपको कोई भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको राइटिंग स्किल यहाँ पे नहीं होगा बच्चों। ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। आपको 12th में जैसे आपने विज्ञापन ये सब कुछ लिखा था, निबंध वगैरह, तो इस साल में ऐसा कुछ नहीं है। मुहावरे है, भावार्थ लिखने हैं, रसस्वादन है और पारिभाषिक शब्दावली और वाक्य शुद्ध करके लिखिए, बस इतना ही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत इजी है पेपर। बस ये जो लास्ट वाले जो आपको सिर्फ समझने की देर है, आप एकदम से आराम से आप 60 to 70 अप ज़रूर आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं उद्घोषक आनंद सिंह, उद्घोषक मतलब अनाउंसर, ओके, जो होस्ट करता है, जो हम लोग जब हमारे स्कूल में एनुअल डेज वगैरह होता है वो बोलते रहते हैं ना, उनको होस्ट बोलते हैं और अनाउंसर बोलते हैं। तो उद्घोषक। तो लेखक परिचय, आनंद प्रकाश सिंह जी का जन्म 21 जुलाई 1958 को असम राज्य के धुबरी नामक स्थान पर हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद में हुई। आपकी रुचियों और वृत्तियों ने आपको कविता, लेख, फिल्म, नाट्य और कला समीक्षा का हस्ताक्षर बना दिया। श्रेष्ठ उद्घोषक तथा सफल मंच संचालक के रूप में आपकी विशेष पहचान है। आकाशवाणी मुंबई में 29 वर्ष उद्घोषक के रूप में अपनी सेवाएं देकर आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं। और आपके लैंग्वेज में बोला जाए तो आरजे बोलते हैं ना आप लोग, आपको अभी पता चलेगा। उद्घोषक मीन्स व्हाट, रेडियो जॉकी। तो ये है वही रेडियो जॉकी है, और इनको बहुत ज़्यादा टॉकेटिव ज़रूरी है। वॉइस एकदम आपकी क्लियर एंड बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना छाप पड़ने वाली, ऐसी आपकी वॉइस होना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली ये दो चीज़ों के साथ, ये तो गॉड गिफ्ट होती है, आपको जीके और कंप्लीट व्यवहारिक ज्ञान दुनिया भर की आपको होना ज़रूरी होगा। ये यहाँ पे यही सब बताते, ये भी एक व्यवहारिक मतलब आप अपनी लाइफ में आफ्टर 12th ये 4 व्यवहारिक अर्थ क्या है, ये आपको पाठ देने का 12th में क्या अर्थ है। तो सब लोग एक ही मतलब कुछ अलग करने की सोचते हैं ना, कुछ अलग प्लेटफॉर्म या कुछ अलग मैं करियर बनाऊं, तो ये 4 करियर के बारे में आप सोच सकते हो। जैसे पल्लवन में तो आपने सोचा, उन्होंने बोलते कि आप नेता वगैरह ये वो सब प्राध्यापक वगैरह सब बनने का चांस है। अगर आप में उतना पल्लवन मतलब एक से आपको बढ़कर आपको ज्ञान आपको हासिल होगा तो आप बन सकते हैं। फिर बाद में फीचर लेकर में बीना जोशी जी ने स्नेहा जी का उदाहरण देते हुए बहुत अच्छे से समझाया। आज हमको आनंद सिंह उद्घोषक के बारे में बता रहे हैं। तो ये उद्घोषक, तो आप ये भी एक नया आपके लिए प्लेटफॉर्म है, नया करियर है। और नेक्स्ट है ब्लॉग लेखक। तो ब्लॉग लेख भी आप लिख सकते हो, जो ट्विटर पे आप लोग देखते हुए बहुत ज़्यादा, फेसबुक पे ब्लॉग्स रहते हैं तो वो भी आप ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो। तो ये एक करियर का माध्यम बन सकता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज व्यवहारिक हिंदी। ओके, तो देखिए अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, तो अपनी सेवाएं देके यहाँ पे वो रिटायर हो गए। अवकाश मतलब रिटायर हो गए। आपने विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेखन करते हुए हिंदी भाषा की सेवा की है। प्रमुख कृतियाँ
पत्रिकाओं में विभिन्न विषयों पर लेख, समीक्षाएं, कहानियाँ, कविताएं आदि प्रकाशित। आत्मकथात्मक लेखन हिंदी साहित्य में रोचक और पठनीय माना जाता है। अपने अनुभवों, व्यक्तिगत प्रसंगों को पूरी निष्ठा से बताना आत्मकथा की पहली शर्त है। इसमें लेखक की तटस्थता, घटनाओं के प्रति निरपेक्षता का निर्वाह आत्मकथा को विश्वसनीय बना देता है। आत्मकथा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं में लिखना आवश्यक है। जो आत्मकथा लिखते हैं तो प्रथम पुरुषवाचक में लिखना ज़रूरी है, मतलब मैं, मेरा, मुझे, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। इसमें आपको आपकी आत्मकथा लिखनी ज़रूरी है। पाठ परिचय। यहाँ सूत्र संचालन की प्रस्तुति आत्मकथा के रूप में की गई है, मतलब वो सब कुछ खुद के बारे में बता रहे, जैसे फीचर लेकर में कहानी के माध्यम से। तो उद्घोषक में यहाँ पे कैसे बताया है? आत्मकथा प्रथम पुरुषवाचक में। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सफल उद्घोषक अथवा मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुणों का उल्लेख किया है। लेखक का मानना है कि कार्यक्रम की सफलता मंच संचालक के आकर्षक और उत्तम संचालन पर निर्भर होती है। जैसे सामने अनाउंसर होता है, अनाउंसर ही बोलते हैं, यस, तो उद्घोषक मीन्स अनाउंसर। तो स्टार्टिंग में जब वो बात करना स्पीकर स्टार्ट करता है तो आपने देखा होगा कि कार्यक्रम का जो स्टार्ट होता है, उत्तम संचालन, वो उस पर निर्भर करता है। उसका अगर बोर रहेगा या तो वो कुछ भी बड़बड़ता रहेगा तो कोई भी सुनेगा नहीं। अगर आपका कुछ एक परफॉर्मेंस है उसमें 4 चांद कौन लगाता है? तो ये उद्घोषक लगाता है। जैसे वो पहले इंट्रोड्यूस करेगा, फिर बाद में वो बोलेगा कि ये ऐसे है, ऐसे करेंगे परफॉर्म, वैसे करेंगे, तो हम लोग अत्यधिक एक्साइटेड होते हैं वो एक्ट देखने के लिए, या तो वो जो भी है एक्टिविटी जो भी है जिसके लिए वो अनाउंस कर रहे हैं उसमें हम लोग ज़्यादा दिलचस्पी, अपनी रुचि दिखाते हैं। तो यही एक उनके पास स्किल होनी चाहिए कि दर्शकों को वो मतलब अपने बातों से और अपनी लैंग्वेज, अपने टोन से वो बस मंत्रमुग्ध कर दे। कार्यक्रम की सफलता और भाषा प्रभुत्व समारोह को नए आयाम प्रदान करते हैं। वर्तमान काल में मंच अथवा सूत्र संचालन कार्य अपने आप में महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। मैं उद्घोषक हूँ। उद्घोषक के पर्यायवाची शब्द के रूप में मंच संचालक और अंग्रेजी में कहते हैं एंकर। ओके, एंकर कहते हैं। मंच संचालक श्रोता और वक्ता को जोड़ने वाली कड़ी है। मैं उस कड़ी का काम करता हूँ। इसके लिए मेरी नामचीन व्यक्तियों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो यहाँ पे श्रोता मतलब आप ऑडियंस, लिसनर, और वक्ता मतलब स्पीकर, इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी होती है एंकर। तो वो बोलते हैं कि भूरी भूरी प्रशंसा मतलब बहुत ज़्यादा मेरी प्रशंसा यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे की है। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जैसी हस्तियों के मुंह से यह सुनना कि बहुत अच्छा बोलते हो, अच्छे उद्घोषक हो, या मैं तुम्हारा फैन हो गया, तो सचमुच स्वयं को गौरवान्वित करने का अनुभव करता है। ऑब्वियसली पंडित, महान पंडित रत्न, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी से अपने आप को गौरवान्वित करना, अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा ऑनर फील होना, तो ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। किसी भी कार्यक्रम में मंच संचालक की बहुत अहम भूमिका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है एंकर का। वही सभा की शुरुआत करता है, आयोजकों को तथा अतिथियों को वही मंच पर आमंत्रित करता है। वही करते हैं ना कि आप आ जाइए, आप ये है, आपका ये पद है, तो इंट्रोडक्शंस वगैरह सब कुछ काम एंकर का रहता है। वह अपनी आवाज़, सहज और हास्य प्रसंगों तथा काव्य पंक्तियों से कार्यक्रम की सफलता निर्धारित करता है। मैंने कई बार इस महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह अत्यंत सफलतापूर्वक किया है, लेकिन यह सब यूं अचानक नहीं हो गया। मैंने भी इसके लिए बहुत पापड़ बेले हैं। बहुत पापड़ बेलना मतलब अत्यधिक कष्ट करना। तो ऐसे ही किसी को इजीली नहीं मिलता है ना कुछ भी, तो इजी हो जाएगा तो फिर वो काम नहीं रहता है। तो जहाँ पे जो दिल लगा के काम करते हैं उनके पास्ट और उनकी हिस्ट्री पूछिए, बहुत स्ट्रगलिंग रहती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया होता है उस वो पोजीशन पे आने के लिए, शिखर तक पहुँचने के लिए। अभी देखिए हमारे लेखक ने क्या पापड़ बेले हैं। आरंभिक दिनों में मैं भी मंच पर जाते घबराता था।
माइक मुझे साफ के फन की तरह नज़र आता था। आप बोलेंगे इतना बड़ा एंकर है और उसका पूरा जो लाइफ है वो सिर्फ माइक पर है। उसका जैसे अभी आप बोलोगे टीचर हम लोगों का कलम है, पेन है, बुक्स है, ये हमारी आत्मा है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही एंकर की आत्मा किस में है? उस माइक में है। और ये उनको सांप के फन की तरह नहीं दिखता था, दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मुझे याद है तब मैं 9वीं कक्षा का छात्र था। विद्यालय के प्रांगण में गांधी जयंती का आयोजन किया गया था। मुझे भी भाषण देने के लिए चुना गया था, स्पीच देने के लिए। मंच पर जाते ही हाथ पैर थरथराने लगे। जो कुछ याद किया था लगा सब भूल गया हूँ। होता है ना, सबने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही हम लोग स्पीच वगैरह सब रेडी करके जाते और जैसे सामने ऑडियंस दिखे और माइक दिख गया, बस ता पा तता पपा हमारे मुँह से हो जाता। ये स्वाभाविक है, ये नैसर्गिक, ये अपने अंदर का डर है। ओके, कुछ पल के लिए जैसे होश ही खो बैठा हूँ, पर फिर खुद को संभाला। महान व्यक्तियों के आरंभिक जीवन के प्रसंगों को याद किया कि किस तरह कुछ नेता हकलाते थे, कुछ कांपते थे, पर बाद में वो कुशल वक्ता बने। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए? आंखें बंद करना चाहिए और जो भी अपने आदर्श है या तो इस कठिन परिस्थिति का सामना करके आज वहाँ तक पहुँच गए, सफल मुकाम उन्होंने पा ली, उनके बारे में 2 सेकंड के लिए आप उनकी तस्वीर या उनकी याद करो। बस आप एकदम से रेडी हो जाएंगे। कुछ ये बातें याद आते ही हिम्मत जुटाकर मैंने बोलना शुरू किया और बोलता ही गया। भाषण समाप्त हुआ, खूब तालियां बजी, खूब वाहवाही मिली। कहने का मतलब यह है कि थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ा आत्मविश्वास ने मुझे भविष्य की राह दिखा दी। यस एग्जैक्टली, मुझे भी मेरी पहले क्लास जो है वो मुझे याद आती है कि मैंने जब पहला मेरा लेक्चर लिया था तो मैं भी बहुत नर्वस फील कर रही थी कि 10th के बच्चे थे, तो 10th के बच्चों में मैं कर सकूँगी या नहीं, वो मतलब मेरी बात उनको समझ में आएगी, मैं पढ़ाना मेरा समझ में आएगा कि नहीं। बट लिटिल बिट कॉन्फिडेंस होना चाहिए और बस एक थोड़ा सा करेज होना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने पढ़ा रही हूँ, ये मेरी मुकाम है, ये मेरी भविष्य में क्या बोलते हैं राह मुझे मिल गई यहाँ तक, और एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो अपने लेखक जो है वो परफेक्ट एंड फेमस एंकर जो है वो बन गए। अभी आगे बच्चों देखिए, सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार, निम्न मतलब नीचे दिए हुए, शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन करना, जो गवर्नमेंट है उसका सूत्र संचालन करना, दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन अपने दूरदर्शन पे करना, रेडियो हेतु सूत्र संचालन आरजे, राजनीतिक पॉलिटिक्स या सोशल और कल्चर जो कार्यक्रम है उनमें एंकरिंग करना, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। अभी इसमें भी अलग अलग टाइप है। अभी शासकीय कर्मचारी के गवर्नमेंट में आप एंकरिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आप शेरो शायरी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो चलेगा नहीं। तो वहाँ पे आपको सेंस ऑफ ह्यूमर आपकी बहुत शार्प चाहिए कि कौन सा वर्ड, अपनी जो टंग है वो स्लीप बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये जो है वो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है और ये सम्मान है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, तो हमसे बिल्कुल भी गलती यहाँ पे इतनी सी भी नहीं होनी चाहिए। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यस एग्जैक्टली, प्रोटोकॉल पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, तो जिसका पद है उसको ही नाम है। अगर कोई किसी का पद है तो उसको मैंने दूसरा नाम दे दिया तो वहाँ पे बखेड़ा पैदा होता है। और आपको पता है इंडिया कैसा है, इतनी गलती हो इतना बड़ा बखेड़ा कर देते हैं पॉलिटिक्स में। तो बहुत प्रोटोकॉल यहाँ पे हमको संभाल के यूज करने पड़ते हैं। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है, किसका किसके हाथों में सत्कार करना है, किसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। तो अलंकारिक शब्द, बड़े बड़े शब्द या गोल गोल घुमाने वाले शब्द से हमें यहाँ पे बचना है। स्ट्रेट एंड एकदम से इजी लैंग्वेज में यहाँ पे हमको सब कुछ यहाँ पे एंकरिंग करनी पड़ती है। अभी दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम। ओके, दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में पता होना चाहिए
कि ये किसके लिए फंक्शन है, ये किस चीज़ का है, ये क्या होगा, ये हमको सब कुछ पहले से ही पता होना चाहिए। ऐसे नहीं ना आ गए बैठ गए, पता नहीं, सोच रहे ये क्या था, ये क्या बोलना था, अरे इसके बारे में दूसरे को पूछ रहे, नहीं, पहले खुद से स्टडी करनी पड़ती है। पहले इसके पहले मतलब जैसे हम लोग रिवाइज करते हैं एग्ज़ाम के पहले, वैसे यहाँ पे भी पूरी स्टडी करनी पड़ती है उस कार्यक्रम के लिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए। भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में 4 चांद लगा देता है। अभी रोचकता और विभिन्न संदर्भ ये हम लोग राजनीतिक में नहीं दे सकते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट में दे सकते हैं। तो एंटरटेन करना मस्ट है। कहाँ पे? जहाँ पे दूरदर्शन अथवा रेडियो जैसे फंक्शन है, तो वो 4 चांद लगा देते हैं उस समारंभ को। अभी आगे स्मरण रहे, सूत्र संचालन मंच और श्रोताओं के बीच का सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालन का महत्वपूर्ण कार्य होता है। सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कार्यक्रम में निखार लाना। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालन को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है। जैसे कोई गाने का कार्यक्रम है, शेरो शायरी का फंक्शन है, तो भाषा सीधी और एकदम से आसान होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ के साथ सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सटीक मतलब एग्जैक्टली पैरेलल वर्ड, कुछ भी एक बात व्याख्यान एक पर और हम लोग भटकते ही जा रहे विषय से दूर, तो ऐसा नहीं चलता है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे बहुत बोर होता है, जैसे स्कूल्स में बहुत एनुअल डे होते हैं, 2 बच्चे 2 साल से नहीं गए, आई नो, बट होता है ना, हम लोग को एक्साइटेड रहती है कि हमारी स्कूल के परफॉर्मेंस, मतलब मेरी क्लास की परफॉर्मेंस कब हो, मेरी फ्रेंड की परफॉर्मेंस कब हो, या तो मेरा परफॉर्मेंस कब हो। और वहाँ पे स्टार्टिंग में जो आते हैं गेस्ट, वो स्पीच देते रहते हैं, एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीच रहती है, बट माइंड वहाँ पे रेडी नहीं रहता है स्पीच सुनने के लिए, तो बहुत ज़्यादा लेंदियर बहुत ज़्यादा कंटाळ आता है ना, बोर होता है। तो सामने देखना चाहिए कि क्या है, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उस वहाँ वो सिचुएशन देख के हमें वहाँ पे अनाउंसर को अपना एंकरिंग वहाँ पे करनी है। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत, संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसके अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारे लेखक कहते हैं ऐसे ही गया, यह आपका सब्जेक्ट है, चालू करो, नहीं होता है। पहले से पूरा प्रिपेयर करना पड़ता है, पहले से पूरी स्टडी करनी पड़ती है, फिर जाके सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखक करता हूँ। तो एंकर का काम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो खुद को सब लिख के एंकरिंग करनी पड़ती है, या तो स्क्रिप्टेड रहता है, सब कुछ लिखा हुआ रहता है और हमें सिर्फ बोलना पड़ता है। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। देखा लेखक ने क्या कहा है, एकदम कंटिन्यूली बेस्ट ट्राई, हार्ड ट्राई यहाँ पे करनी पड़ती है और कंटिन्यू यहाँ पे आपको ट्राई करना पड़ता है। 1 अटेम्प्ट में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि आप अच्छे से परफेक्ट एंकर बनो। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालन के हाथ में होती है। वह 2 व्यक्तियों, 2 घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे, पहले से कंप्लीट स्टडी करे। जैसे मैंने बोला था आपको, सूत्र संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। तो ऐसा मैं एकदम सीरियस फेस लेके खड़ी हूँ और कॉमेडी कुछ एक शो चल रहा है और मैं बोल रही हूँ, क्या फ़ायदा? नहीं, तो आपकी पर्सनालिटी यहाँ पे बोलती है कि आप एंकर करोगे, तो आपको कैसे होना है? हंसमुख, हज़र ज़बाबी और यहाँ पे विविध विषयों पर ज्ञाता होने के साथ साथ
उसका भाषा प्रभुत्व होना आवश्यक है। मैं नहीं कहती पर्टिकुलर भाषा आपको आनी चाहिए, लेकिन आप जो भाषा बोलते हैं उस पर आपका प्रभुत्व होना चाहिए। वो आपको बहुत दर्जेदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आपको वो भाषा आनी चाहिए। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। तो सपोज कोई एक टाइम बहुत कम मिलता है तो कुछ स्किप करना पड़ता है, तो उस टाइम पे आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपकी काम आती है। तो यहाँ सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन या सुधार करना पड़ता है। मैंने जैसे बोला कि आइन टाइम पे कोई नहीं आया तो उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया है, तो उसका नाम, उनके नाम, उनका पद, तो उन्होंने क्या किया अपने टाइम पे, उनकी क्या स्पेशलिटी है, वो झट से आपको सडनली उस टाइम पे चेंज करना पड़ता है। तो ये उसकी क्वालिटी है, स्किल है उसका। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन संचालक करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालन की विशेषता होती है। सपोज हम लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से आ गया है और कोई अचानक से जो अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए, बट वो इम्पोर्टेंट है, तो वो जो जिसने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजर आता है, कान में कुछ बोल के चला जाता है, तो हमको क्या लगता है कुछ बोल के चले गए, बट उसके बाद वो आने के बाद उनके बारे में बताना, तो थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी होना, तो ये सब कुछ जो है वो एक एंकर के हाथ में होता है कि उसको कैसे और अच्छे से हम लोग अच्छे से उसको सबके सामने प्रेजेंट करें, ऑडियंस के सामने। तो ये स्किल होनी चाहिए। सिर्फ आपको लगता है कि ये बात करे स्क्रिप्टेड है, बोल दिया, इतना इजी नहीं होता है। अच्छा टीवी पर तो ओके, उसको एडिट करके वगैरह सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, बट जब लाइव होते हैं, जैसे स्कूल्स में होते हैं, कोई फंक्शंस में होते हैं, आप देखते हैं वो सामने बोलते रहते हैं, तो आप थोड़ा सा गौर से देखिए, इतनी भी चूक जो है वो उनको भारी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको वो अपना काम करना पड़ता है और रिस्क जॉब है, इतना रिस्क नहीं है। अगर हमें मतलब थोड़ा सा आत्मविश्वास और थोड़ी सी हिम्मत है तो इम्पॉसिबल थिंग इज़ पॉसिबल हो जाएगा। सूत्र संचालन का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है, मतलब एटीट्यूड नहीं चाहिए उसमें, ईगो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगा देता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। जैसे मैंने बोला था कि सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। यदि सूत्र संचालन भौतिकी, विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता है, तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। नेशनल, इंटरनेशनल जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, मीटिंग्स होती है, तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको उस देश के बारे में, उन लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में आपको भली भांति सब कुछ आपको जानकारी होनी आवश्यक है। देखिए सूत्र संचालन के चरण बिंदु क्या है। श्रोतागण वंदन, स्वयं का परिचय, स्वागत। तो स्टार्ट कैसे कहते हैं, श्रोतागण को स्टार्टिंग में आपको बोलना पड़ता है वंदन, फिर वो एंकर को खुद को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, देन सबका स्वागत करना पड़ता है, वेलकम। मंच पर उपस्थित महानुभावों का आदरपूर्वक सम्मान, जो भी अतिथि गण है, जो भी गेस्ट है, उनको आपको आदरपूर्वक सम्मान देके उनको आपको इंट्रोडक्शन करना है, सबको इंट्रोड्यूस करना है। सकारात्मक अभिप्राय, तो ये जो फंक्शन हुआ है तो उसमें पॉजिटिवनेस आपको यहाँ पे बतानी ज़रूरी है। सहज, उत्स्फूर्त और संचालन, बहुत एक्साइटेड होना चाहिए और इजीली आपको एंकरिंग करनी है। आवाज़ में उतार चढ़ाव, श्रोताओं से संवाद, सिर्फ अपनी रटते जाए, नॉट नेसेसरी, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, आपको अपनी हाकनी नहीं है। समय सूचकता, हाजिर जवाबीपना, तो आपको सेंस ऑफ ह्यूमर आपका एकदम अच्छा होना चाहिए और आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करनी है। गलती पर तुरंत माफ़ी मांगे, कहीं पे आपकी टंग स्लिप होती है, आई नो वी आर ह्यूमंस, तो गलती तो हमसे ही होती है, तो जहाँ पे हमारी टंग स्लिप हो गई या कुछ गलत हमने बोल दिया तो झट से आपको माफ़ी मांगनी है। कार्यक्रम के अनुसार भाषा शैली में परिवर्तन, तो जैसा कार्यक्रम है वैसा थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको लाना ज़रूरी है। अभी आगे देखिए, कड़ी साधना, गहराई से अध्ययन करते हुए विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
तो आपको ऐसे ही नहीं ना कोई अभी आके कान में पुट पुट के तो सब कुछ नहीं बोलेगा, तो आपका ओन उतना आपको आपका जीके जनरल नॉलेज भी उतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि आने वाले हैं या तो हम लोग जिस देश में जा रहे हैं थोड़ा सा उसका कल्चरल और फिर ज्योग्राफिकल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भी रखना मस्ट है। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान कर दी। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालक की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। अब बेस्ट एंकर कब होता है? जब वो इंट्रोड्यूस करता है। तो जो कार्यक्रम है, जो समारंभ है या तो कुछ मंच पर कुछ संचालन कर रहे हैं, तो आप कितना दमदार तरीके से आप वहाँ पे सूत्र संचालन करते हैं, ये संचालक की प्रस्तुतिकरण की निर्भर करता है पूरा। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। मंची आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। तो जो एंकर है, जब से पहले पूरा पर्दा ऊपर उठता है तो ऐसा भाग भाग के आने वाले, या तो लेडीज़ रहेंगे तो एकदम फ्लुएंटली एकदम क्या बोलते नाइसली वहाँ पे उनको आना है, बिकॉज सबकी नज़रें वहाँ पे पहला मंच पर आने वाला व्यक्ति वही होता है। एंकर उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है, अतः उसका परिधान, वेशभूषा, केस सज्जा इत्यादि सहज व गरिमामयी होनी चाहिए। यहाँ का गरिमामयी मतलब गौरवमयी। ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने जो ड्रेस पहना है एकदम अच्छा चाहिए, उनका ड्रेसअप स्टाइल अच्छा चाहिए, उनके जो हेयर स्टाइल है वो भी पैरेलल चाहिए उस फंक्शन से, या आप जो भी आप वियर करते हो उससे आपको अच्छे दिखने चाहिए, सूट होना चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर होता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। यस एग्जैक्ट, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं, आप इधर उधर देख के आप डर के आप एंकर कर रहे हो तो सब लोग हंसेंगे। तो आप में खुद में पहले कॉन्फिडेंस लाना होगा खुद के लिए। कार्यक्रम का सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण है। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेर व शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूँ। तो हमारे लेखक कहते हैं कि कभी कभी बीच में, कार्यक्रम के बीच में मैं कुछ एक एग्जाम्पल देता हूँ जो बहुत चुटकुला हो, या कुछ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज्ञानवर्धक है, ऐसा कुछ चुटकुला देता हूँ, या शेरो शायरी या कविता, जो भी हो मैं बीच बीच का उसमें प्रयोग करता रहता हूँ। जैसे कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वही करे। तो एक जगह पे वो बोलते हैं कि महिलाओं का कार्यक्रम था, तो मैंने महिलाओं की कंपैरिजन गुलाब की तरह की, और मैंने बोला कि गुलाब महिलाएं बोलती भी ज़्यादा है और गुलाब हंसती भी ज़्यादा है, बिल्कुल खिले हुए गुलाब की तरह वगैरह। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज़्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूँगा। तो देखिए, तो बोलते कि महिलाएं हंसती है, बोलती ज़्यादा गुलाब की तरह। तो हमारे लेखक बोलते हैं कि मैं महिलाओं की तरफ से मैं आपको बोलना चाहूँगा, हर शब्द में अर्थ छुपा होता है, हर अर्थ में फ़र्क छुपा होता है। हर शब्द में एक टोंट है, ऐसे ही बोल सकते हैं, और उस टोंट में एक फ़र्क है, एक डिफरेंस है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, हम महिलाएं हंसते और बोलते बहुत ज़्यादा है, पर ज़्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। तो ज़्यादा जो हंसते हैं, ज़्यादा जो बोलते हैं, उनके दिल में भी दर्द छुपा होता है। तो ऐसे नहीं बोलते कि सब महिलाएं दुखियारी है, बट हंसते बोलते क्यों हैं? तो वो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करती है कि नहीं, थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे तो अंदर से वो अच्छा फील करती है। बस इतना इसके पीछे कारण है। मेरी इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई, मतलब अपने आनंद सिंह जी की। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। संक्षेप में कभी कोई सहज हास्य से भरा चुटकुला या कोई, तो यहाँ पे
यहाँ पे हमारे लेखक पढ़ते हैं कि कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर, इसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर बोलते हैं। ओके, विभिन्न विषयों पर ज्ञान होना ज़रूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। तो कोई भी चीज़ हो, आपको रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए, मैं भी जब छोटा था तो रोज़ शाम के समय नगर वाचनालय में आता चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा और पत्रिकाएं पढ़ता था। आपने सब ये सुने होंगे ना बचपन के सब ये, तो ये सब कुछ मैं पढ़ता था। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर डाइजेस्ट जैसी मासिक पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगा। मासिक मतलब मंथ में एक बार पब्लिश होने वाली, पाक्षिक मतलब यहाँ पे 15 दिन में एक बार आने वाली। रेडियो की विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। तो ये इतनी जी बातें, मुझे रीडिंग पसंद था, मुझे रेडियो सुनना पसंद था। तो आप थोड़ा सा बचपन में जाइए तो आपको क्या पसंद था सबसे ज़्यादा, तो ये बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा आपको फ्यूचर अपना आपको सिलेक्ट करने के लिए, अपना करियर सेट करने के लिए, अपना करियर आपको फाउंड करने के लिए। तो बच्चे यही कन्फ्यूज़ होते हैं ना कि मैं क्या करूँ। थोड़ा सा जाइए आप अपने बचपन में, आप जब छोटे थे तब आपको क्या अच्छा लगता था, तो बस आप स्टार्ट कीजिए उस पर ही सोचना। मैं उद्घोषक मंच संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हूँ। देखो हमारे लेखक को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं, किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे पुरस्कार मिले हैं। मैंने भी विज्ञापन देकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। तो एडवर्टाइजमेंट दे के मैं वहाँ पे नौकरी के लिए गया था। 29 वर्ष तक मैंने वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। नॉट ओनली सम 10 और 12 ईयर्स, 29 ईयर्स उन्होंने अपने वहाँ पे बिताए हैं रेडियो में, तब जाके अवकाश लेके आज इतने बड़े बड़े पुरस्कारों से हमारे लेखक आनंद जी सम्मानित है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ। तब मेरी कोई सूरत नहीं होती, मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गाँव तक पहुँच जाता हूँ। तो कितनी सुंदर कल्पना की है कि जैसे आज हम लोग सुनते हैं रेडियोज़ के अलग अलग स्टेशन पे, तो हमको पता नहीं उनका चेहरा कैसा है। तो अभी तो थोड़ा टीवी के माध्यम से पता चलता है। पहले क्या थी, तो बस लोग कल्पनाएं करते थे कि ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, वो लेडी है तो लेडी और जेंट्स है तो जेंट्स। तो हवा की तरह पहुंच जाता था दूर गाँव तक। जब एंकर बन जाता हूं तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूं। आप मुझे आवाज़ के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूं, मैं एक एंकर हूं। रोज़गार के अवसर, अभी देखिए जैसे मैंने बोला आपका रोज़गार का अवसर बन सकता है। इस क्षेत्र में भी रोज़गार की भरपूर संभावनाएं हैं। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा है। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करें, क्या इससे रोज़गार मिलता है, पर मैं आज तक के अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं होता है। तो कोई भी आपकी मदर टंग हो, आप उसमें अगर बेस्ट है तो अभी आपको जैसे बेकार नहीं होता है किसी भाषा का मूल ज्ञान। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम के प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। यस, ऑब्वियसली विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोज़गार पा सकते हैं। जर्नलिज्म कोर्स में ही में भी ये आता है कोर्स। तो बच्चों ये एक नया आपको एक राह मिल गया है, राह मिल गई एक नई, कि आप इस नए राह पर भी आप अपना करियर यहाँ पे रोज़गार अपना चुन सकते हो। ओके बच्चों, तो स्वाध्याय जैसे एज यूजुअल मैंने बताया कि देखो यहाँ पे फ़ोटो भी दिए है कि यहाँ पे बैठ के वो एंकरिंग करते हैं। आपको ये पता है आरजेस
जो रेडियो स्टेशन पे दिखते हैं तो ऐसा उनके पास एक लैपटॉप, एक रेडियो और सामने गाने बजते हैं। वो जैसे चाहिए वो हमारे साथ कॉन्वर्सेशन करके गाने प्ले करते हैं। तो एक बहुत अच्छा फील, एक अलग रोज़गार का साधन है ये। सूत्र संचालन की तैयारियाँ कैसी होनी चाहिए, आपका वाचन एकदम तगड़ा होना चाहिए, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, कार्यक्रम पत्रिका एकदम परफेक्टली आपको पता होनी चाहिए, भाषा आपकी एकदम डेवलप होनी चाहिए, उच्चारण में शब्द शुद्धता होनी चाहिए, जो आप वर्ड आप प्रोनाउंस करते हो वो एकदम फ्लुएंटली होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेल आपके पास होना चाहिए। तो ब्लॉग लेखन है प्रवीण बरदापुरकर इनका, ये भी बहुत अच्छा है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं बच्चों। और ये जो है ये जैसे हर एक की तरह मैं अपने वीडियो के बाद इसके फ़ोटोज़ मैं आंसर्स के लिए शेयर करती हूँ। और बच्चों बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बस ब्लॉग लेखन के बाद मैं ग्रामर ही लेने वाली हूँ। तो बस एक वीडियो सिर्फ, देन ग्रामर, और फिर अपना हिंदी जो है वो पोर्शन एंड सिलेबस कंप्लीट। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जितने भी मेरे वीडियो है तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ है, होता रहेगा, और आप करके लीजिए फ़ायदा। ओके, कमेंट करते रहिए, मोटिव मिलता है। और इसके बाद हिंदी के बाद हम लोग मराठी का वीडियो भी स्टार्ट करें, और मराठी भी मैं ही पढ़ाऊँगी 12th का। ओके बच्चों, यहाँ पे रुकते हैं। टिल देन बाय, धन्यवाद।